अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा, लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेस थ्योरम देखा था और साथ में हमने इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा सा देखा था। ठीक, सो बेस थ्योरम का हमने क्या कहा था? रीजनिंग अबाउट कॉजेज व्हेन वी ऑब्जर्व इफेक्ट्स, कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमारे पास मौजूद है तो हम ये फाइंड करना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगी, देन वी कैन यूज़ द बेस थ्योरम। फिर हमने बात की थी इंडिपेंडेंस की, और इंडिपेंडेंस में हमने कहा था कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे अगर प्रोबेबिलिटी उनके इंटरसेक्शन की बराबर हो जाए उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, सो अगर ये दोनों साइड्स बराबर हो जाती हैं सो वी कैन से दैट दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। और हमने साथ में ये भी एक्सप्लेन किया था, ये भी देखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इंडिपेंडेंस डिफरेंट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना डिफरेंट है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमारे पास इंटरसेक्शन ज़ीरो आती है। ठीक, जबकि इंडिपेंडेंस में ऐसा नहीं है। ठीक है, सो एक कंडीशन हमने डिफ़ाइन की थी कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कोई भी दो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और इंडिपेंडेंट भी हों। तो वो कब है कि जब ईदर ऑफ द इवेंट जो है ए या बी उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आ जाए, तो तब हम कह सकते हैं कि वो दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और साथ में इंडिपेंडेंट भी हैं। अच्छा, आगे चलते हैं तो एक एग्जांपल देखते हैं इसी इंडिपेंडेंस के ऊपर। एग्जांपल 1.22, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं जी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स अंडरगो टू टेस्ट। जो आईसी बनते हैं आपके या इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो बनते हैं उसमें दो टेस्ट होते हैं। अब मैकेनिकल टेस्ट डिटर्मिन्स वेदर पिन्स हैव द करेक्ट स्पेसिंग। ठीक है, मैकेनिकल टेस्ट होता है जिसमें जो पिन्स होती हैं उसमें उसकी जो स्पेसिंग है वो चेक की जाती है। एंड एन इलेक्ट्रिकल टेस्ट चेक्स द रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट्स एंड इनपुट्स। और दूसरा चेक जो हम करते हैं इलेक्ट्रिकल चेक करते हैं कि इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन है जो हम चाहते हैं वही बन रहा है या नहीं बन रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं उस हिसाब से आउटपुट आ रहा है या नहीं। वी एज्यूम दैट इलेक्ट्रिकल फेलियर्स एंड मैकेनिकल फेलियर्स अक्कर इंडिपेंडेंटली। अभी हमने जम्पशन की है कि जो मैकेनिकल टेस्ट है और इलेक्ट्रिकल टेस्ट में जो फेलियर आता है वो इंडिपेंडेंटली है। ठीक है, सो हम आईसी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसमें हम दो तरह के टेस्ट देख रहे हैं, एक मैकेनिकल टेस्ट है और दूसरा इलेक्ट्रिकल टेस्ट है। अच्छा, बोथ आर इंडिपेंडेंट। So our information about circuit production tells us that mechanical failures occur with probability of 0.05, कि जो मैकेनिकल हैं उनकी जो probability है, probability of mechanical fault occurring की, ठीक है, वो कितनी है? 0.05. This is the probability of mechanical failure. Probability of और मैकेनिकल फेलियर क्या चीज़ है कि उनकी जो पिन्स के दरमियान स्पेसिंग है वो बराबर नहीं आ रही। एंड इलेक्ट्रिकल फेलियर्स अकर विद प्रोबेबिलिटी 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फेलियर 0.2 है, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ now what is the probability model of an experiment that consists of testing an integrated circuit and observing the results of the mechanical and electrical test? So हमें फाइंड करना है कि जी what is the probability of an experiment that consists of testing an IC
एंड ऑब्जर्विंग द रिजल्ट्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल टेस्ट, कि हम उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टेस्ट की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा। ठीक है बात जी। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें सैंपल स्पेस देखनी है, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास जो मैकेनिकल टेस्ट है, ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या हो सकता है, एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है। सो इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये मैकेनिकली एक्सेप्टेड है और ये मैकेनिकली रिजेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल टेस्ट में भी हमारे पास क्या हो सकता है, एक्सेप्टेंस ए, रिजेक्शन आर, मीन्स इलेक्ट्रिकली एक्सेप्टेड, इलेक्ट्रिकली रिजेक्टेड। यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हमारे पास हमने रिप्रेजेंट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, मीन्स के रिजेक्शन ऑफ इसकी मैकेनिकल टेस्ट में फेलियर की हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 0.05, ठीक है। सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो मैकेनिकली एक्सेप्टेंस होगी ना, ऐसा ही है ना, मैकेनिकली टेस्ट या एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा। तो अगर हमारे पास रिजेक्शन 0.05 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, उसकी मैकेनिकल एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। सो ये हमारे पास किसकी आ गई प्रोबेबिलिटी, 0.95 आ जाएगा ना, एक्सेप्टेंस की, मैकेनिकल एक्सेप्टेंस। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फेलियर कितनी है, 0.2, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा दैट विल बी 0.8, बताता हूं एक मिनट, मजीद एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां तक हमारे पास गिवन है ये, ठीक है। अच्छा सॉरी, वो लिखने में गलती हो गई, ठीक है। से अब यहां तक हमारे पास गिवन है, जो प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है फेलियर की, इलेक्ट्रिकल टेस्ट फेलियर की 0.2, ठीक है, मैकेनिकल फेलियर की 0.05। तो ऑब्वियसली इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक्सेप्टेंस होगी, मैकेनिकल एक्सेप्टेंस की, ठीक है। मैकेनिकल एक्सेप्टेंस क्या है, हमने बता दिया कि जी पिन्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में हमने देखा कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशन सेम आ रहा है जो हम चाहते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ रिजेक्शन, और वो हमारे पास ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लीमेंट उसकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी। बात समझ में आ गई। आप कोई और नाम यूज़ कर सकते हैं, एमसी की जगह कुछ और ओंगा रखते हैं, कोई बोंगा रखते हैं, यू विल, नो वन विल स्टॉप यू, ठीक है। से सो नेमिंग कन्वेंशन को ज़्यादा वो उस पर उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द की पॉइंट बिहाइंड दिस थिंग, ठीक है, कि ये अगर एक्सेप्टेंस ये रिजेक्शन है तो लाजमी बात है, क्योंकि तीसरी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, या तो सर्किट एक्सेप्ट होगा मैकेनिकली या रिजेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकली या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो छुपाने वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से हमारे पास यही दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी? यस सर। अब इस सारी चीज़ को देखते हुए हम देखते हैं इसका कि जो सबसे पहले सैंपल स्पेस है वो कैसे बनेगी इसकी। अब क्योंकि दो टेस्ट हो रहे हैं ना, मैकेनिकल टेस्ट भी होगा
और इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी होगा। कोई भी आईसी तब एक्सेप्ट होगा जब मैकेनिकली एक्सेप्ट होगा और मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है एक आईसी के बारे में, उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक मैकेनिकल टेस्ट का रिजल्ट और एक इलेक्ट्रिकल टेस्ट का रिजल्ट। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल से एक्सेप्टेंस और इलेक्ट्रिकल एक्सेप्टेंस पेयर बनेगा ना। समझ में आ गई बात ना, क्योंकि हम दोनों टेस्ट को साथ साथ देख रहे हैं। क्लियर होगी बात जी? जी हाँ जी, हम मैकेनिकली एक्सेप्ट है लेकिन इलेक्ट्रिकली भी रिजेक्ट हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट है ना, ये तो हमने कह दिया, ये दोनों टेस्ट इंडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि अगर मैकेनिकल फेल हो गया तो इलेक्ट्रिकल भी फेल होगा ही होगा, या इलेक्ट्रिकल फेल हो गया तो मैकेनिकल भी फेल होगा। ऐसी कोई हमने एजम्पशन नहीं ली। ठीक है, हमने कहा कि दोनों इंडिपेंडेंट है, कि मैकेनिकल एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रिकल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है, सो इसी तरीके से मैकेनिकली रिजेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकली एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, या फिर मैकेनिकली रिजेक्ट हो सकता है और इलेक्ट्रिकली भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो अब हमने इसका प्रोबेबिलिटी जो मॉडल है वो बनाना है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी मॉडल से मुराद ये कि हमें हर इन सारी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4 पॉसिबल आउटकम्स आ गई ये हमारे पास। ठीक है, इन 4 पॉसिबल आउटकम्स की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, मीन्स कि हमें क्या कुछ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैकेनिकल एक्सेप्ट, इलेक्ट्रिकली एक्सेप्ट। सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैकेनिकल एक्सेप्ट, इलेक्ट्रिकली रिजेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैकेनिकली रिजेक्ट, इलेक्ट्रिकली एक्सेप्ट। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ मैकेनिकली रिजेक्ट, इलेक्ट्रिकली रिजेक्ट। सही होगी बात जी? एवरीबॉडी इज विथ मी? अच्छा जी, अब क्योंकि ये देखिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंडिपेंडेंट है ना, और इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये इस नोटेशन से हमें पता चल रहा है ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, सो अब इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैकेनिकल एक्सेप्ट और इलेक्ट्रिकली एक्सेप्ट की सारी प्रोबेबिलिटी अलग-अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ मैकेनिकली एक्सेप्ट, इलेक्ट्रिकली रिजेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैकेनिकली रिजेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली एक्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैकेनिकली रिजेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली रिजेक्ट। अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ MC, ऊपर देखें ना जो हमने लिखा है पहले, MC क्या है, एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी ऑफ मैकेनिकल टेस्ट की, M कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, इलेक्ट्रिकल एक्सेप्टेंस E कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से मैकेनिकल एक्सेप्टेंस है M कॉम्प्लीमेंट, इलेक्ट्रिकल रिजेक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैकेनिकल रिजेक्शन है M, इलेक्ट्रिकली एक्सेप्टेंस है E कॉम्प्लीमेंट, मैकेनिकली रिजेक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल रिजेक्शन। ठीक हो ये बात है? अब इसकी वैल्यूज हमारे पास हैं। मैकेनिकल जो एक्सेप्टेंस की क्या है प्रोबेबिलिटी 0.95, इलेक्ट्रिकल एक्सेप्टेंस की क्या है प्रोबेबिलिटी 0.8, सो ये क्या आ जाता है 0.76। इसी तरीके से हमारे पास ये सारी आ जाएंगी, मैकेनिकल एक्सेप्ट और इलेक्ट्रिकली रिजेक्ट 0.19। जी बेटा आप लिख लेना, कितने मेरी भी जान बख्शा करो। ठीक है,
ठीक है। मतलब आप ये MC और इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ मैकेनिकल और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल के ऊपर ये वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। ये सारी हमारे पास चारों मौजूद है ना, बस इन वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। द थिंग इज़, यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर हमारे पास ये इंडिपेंडेंट ना हो तो ऑब्वियसली दिस वुड बी अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस की वजह से हमारे पास काफ़ी ईजी हो गया ये प्रोबेबिलिटी मॉडल बनाना। क्लियर होगी बात, ठीक है। सो हमारे पास हर एक जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास ईजीली आ गई, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दे शुड सम अप टू 1, तभी प्रोबेबिलिटी मॉडल सही होगा ना, क्योंकि एक्सियम हमारा पहला एक्सियम, जो पहले दो एक्सियम्स है वो यही कहते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। सो इट शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। नथिंग मीन्स इससे आगे नहीं जा सकती, नेगेटिव में नहीं जाएगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। सो दो एक्सियम्स हमारे वायलेट नहीं होने चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। इसी तरह तीसरा एक्सियम मीन्स कोई भी एक्सियम है, दे शुड नॉट बी वायलेटेड एट एनी टाइम, ठीक है। जहाँ पे वायलेट हुए वहाँ पे आपको सफ़र करना पड़ेगा, वो सफ़र भी इंग्लिश वाला। ओके जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, एक छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहता है जी 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो फिर क्या करेंगे। मीन्स A1, A2 and A3 are mutually independent if and only if A1 and A2 are independent, A2 and A3 are independent, A1 and A3 are independent, and the last one is probability of A1 intersection A2 intersection A3 should be equal to probability of A1 into probability of A2 into probability of A3, ठीक है। दो में तो हमने सिर्फ एक ही टेस्ट लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन इसमें हमें तीनों जो इवेंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ चेक करना पड़ेगा पहले सेपरेटली कि A1 A2 के साथ इंडिपेंडेंट हो तो उसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। फिर A1 को A3 के साथ चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 दैट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। इस तरीके से फिर A2 और A3 को चेक करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन 2 intersection with A3 is equal to probability of A2 into probability of A3। अच्छा जी, हमारे पास अब जो इसका क्या मतलब है, ये जो 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखने का मकसद ये है कि हमें ये समझ आ जाए कि हम डायरेक्टली ये जो 4th पॉइंट है इस पे नहीं जा सकते कि हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 दैट शुड बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़। हमें हर एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ चेक करना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर किसी एक पॉइंट पे भी इंडिपेंडेंस नहीं आती, मीन्स A1 A3 के साथ इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। एंड वी कैन इंक्रीज दिस नंबर टू n नंबर ऑफ इवेंट्स पे। तो हर इवेंट को दूसरे इवेंट्स के साथ हमें चेक करना पड़ेगा 2 इवेंट्स को लेके, फिर 3 को लेके, फिर 4 को, मीन्स सो ऑन। वी हैव टू डू इट अ लॉट ऑफ थिंग कि हमें पता चल सके कि ये 2 से ज़्यादा जो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास इससे नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है
more than 2 independent events मीन्स उस पर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। सो अगर हम कहते हैं कि जी इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, the events A1, A2 up to AN are mutually independent if and only if पहला क्या कहते हैं जी कि all collections of n-1 events chosen from A1, A2, AN are mutually इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो n-1 हमने इसलिए लिए कि हम उसी इवेंट के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। ठीक है, कि जो एक खुद इवेंट है A1 को इंटरसेक्शन A1 नहीं ले सकते। ठीक है, सो दैट विल बी ऑफ नो यूज ना। ठीक है, क्योंकि वो तो खुद ही एक इवेंट है जो अकर हो रहा है, तो वो अपने ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, लाजमी बात है, वो अकर हो रहा है तो अपने ऊपर डिपेंड कर। सो दैट्स वाई वी हैव चूजन ऑल कलेक्शंस ऑफ n-1 इवेंट्स। 3 है तो जैसे हमने 2 को लिए। ठीक है, सही। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट क्या है जी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन विद AN दैट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। बात समझ में आ गई? जैसे हमने 3 के लिए पहले 2 को लेके चेक किया, फिर तीनों को इकट्ठा किया। इस तरह 4 होंगे तो हम पहले 3 लेंगे, फिर उनके अंदर से हम 2 लेंगे। ठीक है, फिर दूसरे 3 लेंगे, फिर उनके अंदर 2 लेंगे, सो एंड सो ऑन वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस कि हम सारों को प्रूव कर लें कि ये सारे के सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, और फिर एट द एंड हम निकालेंगे सब की इंटरसेक्शन दैट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। समझ में आ गई बात कि हमें इस पूरे के पूरे इवेंट्स को चेक करने के लिए हमें उनको 2 पे लेके जाना पड़ेगा, फिर 3 पे चेक करना पड़ेगा, 4 सो ऑन। सो जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा हमें ये सारे चेक्स करने। लेकिन किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आके अगर कोई हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं आते हैं तो वो सारे के सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि एक हम रिजल्ट बीच में से स्किप कर दें कि चलो ये इंडिपेंडेंट नहीं आ रहे तो हम चलो इसको स्किप कर देते हैं। नो, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर पहले ही कैलकुलेशन आप करते हैं और आपके पास वो इंडिपेंडेंस नहीं शो होती, सो इट मीन्स कि वो सारे के सारे इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा, let's look at an example. It is quiz 1.6. ये क्या कहता है जी, मॉनिटर 2 consecutive पैकेट्स गोइंग थ्रू अ राउटर। ठीक है, 2 पैकेट्स राउटर से जा रहे हैं। क्लासिफाई ईच वन एज वीडियो V। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 कंसेक्टिव पैकेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, थ्रू अ राउटर। सो दैट कुड बी इधर वीडियो V और दैट कुड बी डेटा
ठीक है, वीडियो है मींस यूट्यूब से आ रहा है, या फिर हमारे पास एक ऑर्डिनरी डेटा है, ठीक, तो हम उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो योर ऑब्जर्वेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ 2 लेटर्स वी और डी, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ 2 कंसेक्टिव पैकेट्स को देख रहे हैं, तो या वीडियो होगा या डेटा होगा, या दोनों वीडियो होंगे, या एक डेटा होगा दूसरा वीडियो होगा, या दोनों डेटा होंगे, ठीक है। So 2 packets are independent and the probability that any one of them is video packet is 0.8, ठीक है। अब दोनों पैकेट्स इंडिपेंडेंट है, वीडियो और डेटा होने पे लाजमी नहीं है कि पहला वीडियो आए तो दूसरा भी वीडियो आएगा, या पहला डेटा है तो दूसरा भी डेटा ही आएगा। सो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक। सो 2 पैकेट्स आर इंडिपेंडेंट, two packets are independent, और हमारे पास क्या है, two packets and the probability that any one of them is video packet is 0.8। वीडियो पैकेट के होने की probability क्या है, probability of v, हम इधर कैपिटल लेटर यूज करेंगे, ठीक है, which is 0.8। denote the identity packet I by Ci if packet I is a video packet, then Ci is equal to V, otherwise Ci is equal to data। Count the number of NV video packets in the 2 packets you have observed, determine whether the following pairs of events are independent, ठीक है। सो इसको देखते हैं, हमारे पास काउंट करने हैं, ठीक है, क्या कहते हैं जी, काउंट करेंगे। इफ द पैकेट आई इज अ वीडियो पैकेट देन सी आई इज वी, मतलब जिस जगह पे भी C1 भी हो सकता है या C2 भी हो सकता है, काउंट कर रहे हैं ना, ठीक है, कि पहला देखिए, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन में क्या हो सकता है, VV, VD, DV, DD, ठीक है। तो C1 या C2 पहला पैकेट काउंट 1 में आ रहा है या काउंट 2 में आ रहा है, ठीक है। सो C1 V है, ठीक है, अदरवाइज ये D होगा, ठीक। सो काउंट द नंबर NV वीडियो पैकेट्स, ठीक है, NV हमारे पास एक है नंबर ऑफ वीडियो पैकेट्स। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वीडियो पैकेट्स हैं, 1 है 0, ठीक। सो हमने अब ये मुख्तलिफ पेयर्स जो हैं इसमें हमने प्रोबेबिलिटी अब क्योंकि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वीडियो पैकेट की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो हमारे पास जो डेटा पैकेट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.2, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो सैंपल स्पेस पहले बनती है वो हमने लिख लिया, उसको हम इधर लिख लेते हैं VV, VD, DV, DD। सो अब हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी मॉडल भी आ गया इजीली, कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ VV क्या होगी। अब एक वीडियो, अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ना, पहला पैकेट और दूसरा पैकेट इंडिपेंडेंट है, तो मैं लिख सकता हूं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ V इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ V। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ V तो हमारे पास गिवन है ना, या स्मॉल v लिखते हैं तो इसको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 0.8 इंटू 0.8, 0.64, ठीक है। सिमिलरली probability of VD will be probability of V 0.8 into 0.2, 0.16, ठीक है। सिमिलरली probability of DV सेम आ जाएगी ना, 0.16। इसी तरीके से probability of 2 data packets will be 0.2 into 0.2, which is 0.04. So that will be probability of D into probability of D. Probability of D into probability of V. Clear होगी बात? Now let's look at फर्स्ट पार्ट। ये हमने प्री एनालिसिस किया, अपना जो भी प्रोबेबिलिटी मॉडल तैयार कर लिया, ठीक है। अब पहला पार्ट क्या कहता है जी, कि हमने ये चेक करना है कि ये जो फॉलोइंग पेयर्स हमें अभी दिए हुए हैं, जैसे पहला दिया हुआ है NV इज इक्वल टू 2
एंड एन वी इज इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या ये दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है? ठीक है, ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है? ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट. सो a probability of NV is equal to 2 से क्या मुराद है कि दो वीडियो पैकेट्स हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है, विच इज 0.64. ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा जो इवेंट है NV इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ NV इज ग्रेटर देन 1. सो NV इज ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि 1 या 2 वीडियो पैकेट्स होने चाहिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 या 2 आगे VD DV. ठीक हो बात है? अब ये हमारे पास क्योंकि ये तीनों दो पैकेट्स जो कंसेक्टिव आ रहे हैं VV या DV या VD, वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि ये दे आर कमिंग फ्रॉम द सैम्पल स्पेस ना. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो थर्ड एक्सियम है वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. सो हम इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटीज़ को कंबाइन कर सकते हैं यहाँ पे ना. ठीक है, सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ VV हमारे पास है 0.64 प्लस 0.16 0.16, सो ये आ जाती है 0.96. ठीक है, अब तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो इनकी इंटरसेक्शन चाहिए. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ NV इज इक्वल टू 2 कॉमा NV इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो इसमें आप कॉमन इवेंट देखें कौन कौन से आ रहे हैं. VV, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ VV कितनी है 0.64. अब वही रिलेशन लगाएंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. उसमें डाल के देखेंगे सारी तीनों वैल्यूज आ गई, बराबर आती हैं दोनों साइड से, नहीं आती. ठीक है, सो ये हमारे पास लिख लेते हैं एक दफ़ा. NV इज इक्वल टू 2 क्लियर होगी बात है. अब ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया हमने. ये 0.64 है, दैट शुड बी इक्वल टू 0.64 इंटू 0.96, और ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, ऑब्वियसली ये दोनों एक तरफ 0.64 है और एक तरफ 0.64 इंटू 0.96 है. सो दीज टू साइड्स आर नॉट इक्वल. सो इट मीन्स ये जो दो इवेंट्स हमने लिखे हैं, ये दोनों इवेंट्स हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास NV is greater than or equal to 1 and C1 is V. ठीक है, सो हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ NV इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो हमने निकाली हुई है ऊपर. ठीक है, वो क्या था हमारे पास, इवेंट्स लिख लेते हैं बेशक हम. VV
वी डी डी वी, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 0.96। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इज इक्वल टू वी, मीन्स कि जो पहला इवेंट है वो वीडियो होना चाहिए, दूसरे की कोई परवाह नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी 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 डी, यही दो इवेंट्स बचते हैं। वी वी की 0.64 है और ये 0.16 है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.80। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन ले लें। एन वी इज ग्रेटर इक्वल टू 1 कॉमा C1 इज इक्वल टू वी। सो इंटरसेक्शन से क्या आ जाएगा इन दोनों का, वी वी और वी डी, ये दो कॉमन आएंगे ना। ठीक है, सो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.64 वी वी की है, ऊपर हमने जो लिखी है 0.16 वी डी की है, सो दैट विल बी 0.80। ठीक है, अब इसको इंडिपेंडेंस टेस्ट में डाल दें। C1 is equal to V, probability of into probability of C1 is equal to V। So ये क्या आता है हमारे पास, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.80, दैट शुड बी इक्वल टू 0.96 इंटू 0.80। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल। सो ये दो इवेंट्स भी हमारे पास क्या है, ये वही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी, सो उन दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा, इसका जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास क्या है जी, C2 इज इक्वल टू V एंड C1 इज इक्वल टू D। ठीक है, कि जो सेकंड काउंट है वो वीडियो है और फर्स्ट काउंट जो है वो डेटा है। ठीक है, सो C2 इज इक्वल टू V। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन से आउटकम्स आ जाएंगे, जो सेकंड वी हो, वी 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 डी नहीं होगा, डी वी C2 इस नंबर, मतलब लोकेशन बता रहा है ना कि पहला वीडियो है या दूसरा वीडियो है। ठीक है, सो C2 इज इक्वल टू V के सेकंड जो पैकेट है वो वीडियो पैकेट है, पहला पैकेट डेटा भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली C1 इज इक्वल टू D कि पहला पैकेट डेटा होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो। ठीक है, सो क्या आ जाएगा DV और DD। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0.64 VV की है और 0.16 DV की है, सो दैट विल बी 0.80। इसमें DV की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.16 और DD की क्या है 0.04, सो दैट विल बी 0.20। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम 3 अप्लाई कर रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो नहीं इक्वल टू 1 तो आ रहा है, एग्जाम 3 क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अप टू सो ऑन should be equal to probability of A plus probability of B because they are mutually exclusive। ठीक है, अच्छा अब इसके इंटरसेक्शन ले लेंगे। C2 is equal to V comma C1 is equal to D। तो इंटरसेक्शन में ऊपर हमारे पास लिखे हुए ना क्या क्या आएगा, सिर्फ DV आता है, DV
और dv की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.16। अब इसको वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाले रिलेशन में डालेंगे। C2 इज इक्वल टू बी कॉमा C1 is equal to D, so that should be equal to probability of C2 is equal to B into probability of C1 is equal to D। अब ये तीनों हमारे पास आ गई हैं probabilities। This is 0.16, this is 0.80 into 0.20, so this is 0.16 and 0.16, so it means that they are independent। अब इनकी इंडिपेंडेंस होने का अगर क्वेश्चन को भी गौर से देखें तो हमें पता चल जाता है कि सेकंड वीडियो है, पहला डेटा है, तो ये है ही इंडिपेंडेंट है। ये हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हुआ था कि ये इंडिपेंडेंट है, बट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हमने इसको चेक किया। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया कि अगर पहला वीडियो है दूसरा डेटा है, या इसको अपोजिट भी आप कर सकते हैं कि पहला आपके पास डेटा और दूसरा वीडियो, तो भी आपके पास वो इंडिपेंडेंट ही आएंगे। बात समझ में आ रही? क्लियर? अच्छा जी, इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, C2 is equal to V and V is E1, so probability of C2 is equal to V का क्या मतलब है कि सेकेंड वीडियो होना चाहिए VV DV, ऐसा ही है। अच्छा, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.80, प्रोबेबिलिटी ऑफ NV इज E1, सो दैट शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का क्या मतलब है, दोनों, ठीक है, सो दैट इज 0.64। ठीक, अब इनकी इंटरसेक्शन देख लेते हैं। C2 is equal to V, comma NV is E1, so that should be equal to इसमें क्या आ जाएगा, पहले इसके इवेंट्स, इस इवेंट में क्या आउटकम्स आ जाएंगे, सिर्फ VV, so it means 0.64। ठीक है, so obviously again we can see it, next step आप लिख सकते हैं आपका। ठीक है, so we can see that these two events are still not independent। ठीक है, so here we will stop, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखिएगा, चैप्टर 1 एंड हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका मैटलैब है। ठीक है, ऑल्दो इसमें लैब नहीं है इस कोर्स में, लेकिन इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट, थोड़ा सा आपको सिग्नल सिस्टम में मैटलैब सीख चुके हैं, ठीक है, सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, उसी लेवल पर ये भी है। ठीक है, सो दैट वुड बी बेनिफिशियल अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, और इसमें कुछ एग्जांपल्स उसने मैटलैब से सॉल्व की हुई हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी मैटलैब बेस्ड हैं। ठीक है, सो ट्राई टू डू देम, सिर्फ टाइप इन करना है, पंच करना है कोड को जो लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको देखें कि क्या है, कमांड्स क्या आ रही हैं, सो यू विल लर्न अ लॉट अबाउट दिस सब्जेक्ट। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आप लोगों का प्रोजेक्ट भी होगा इसमें, या जिसको कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम कहते हैं, वो मैटलैब बेस्ड ही होगी। ठीक है, उसमें आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, उसको आपने मैटलैब में ही एनालाइज भी करके बताना है, सॉल्व भी करके बताना है, मुख्तलिफ ग्राफ्स बनाने हैं, सब कुछ करना है। सो दैट विल बी योर, नाम तो सुना होगा कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का। ठीक है, सो सी भी आई थिंक सो आपके इस सब्जेक्ट की भी होगी। सो यू विल हैव टू डू दिस थिंग। सो अगर इसको साथ साथ करेंगे आप मैटलैब को, सो दैट वुड नॉट बी अ डिफ़िकल्ट थिंग। ठीक है, फिर आपको ये नहीं बैठ के देखना पड़ेगा मैं किससे कॉपी करूँ। सो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।